ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? कैंसर अवेयरनेस पहले से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए आदमी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा कोई सिम्टम है, ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। ये एक कारण हो सकता है। दूसरे कारण हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस। तो लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली टोबैको स्मोकिंग के कारण से हो रहे हैं। अभी जैसे हम देखते हैं नॉन स्मोकर में भी जो स्मोक नहीं करते हैं उनका भी लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक तो बोलते हैं प्राइमरी स्मोक जो होता है, जो स्मोक करते हैं वो खुद से टोबैको, वो सिगरेट स्मोक इनहेल करते हैं। दूसरा जो होता है सेकेंडरी स्मोक, पैसिव स्मोकर जो पास में रहते हैं, उनका भी अफेक्ट हो जाता है। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? महिला में बोला कॉमनेस्ट अभी ब्रेस्ट कैंसर ही है। पहले जो हम बोलते थे यूट्रस का सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा होता था। 20-30 साल पहले सब औरतों का होगा 3-4 संतान होते थे। अभी क्या करते हैं, महिला देरी से शादी कर लेते हैं, डिलेड मैरिज, डिलेड ओल्डर एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। पर्टिकुलर कोई एज है कैंसर होने दी? डिफरेंट कैंसर्स हैं, कई कैंसर के स्पेसिफिक एज ग्रुप्स रहते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। कैंसर का अगर हम बोलते हैं, कैंसर का बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। एक है विल्म्स ट्यूमर जिसमें स्टेज 5 है, बाकी सब कैंसर में 4 स्टेजेस रहते हैं। तो जितना अर्ली आते हैं उतना अर्ली हम पकड़ सकते हैं कैंसर को। साइड इफेक्ट हो, हेयर लॉस होता है, वीकनेस भी होता है, उल्टी भी होता है, खाने का इच्छा भी नहीं रहता है। तो ये कारण से बहुत लोग कीमोथेरेपी से डरते थे। कीमोथेरेपी भी बहुत चेंज हो चुका है। आगे जो कीमोथेरेपी हम यूज़ करते थे इनिशियली, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। एक दूसरी अभी जो कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने की दवाई भी हमारे पास आ गए हैं। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਲਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਡਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? जो हम एक्चुअली देखते हैं अभी कि कैंसर का संख्या बढ़ रहा है पहले से, और स्पेशली जो पूछ रहे हैं ये सवाल का, नौजवान का कैंसर ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसका 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले एक हो सकता है कि कैंसर अवेयरनेस पहले से ज़्यादा हो रहा है, उसीलिए आदमी कैंसर स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि मेरा कोई सिम्टम है, ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। ये एक कारण हो सकता है। दूसरे कारण हो सकता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस जो हम बोलते हैं। जितना भी कैंसर होते हैं, कैंसर का कॉज जो होता है अराउंड 40% ऑफ कॉजेज आर ड्यू टू लाइफस्टाइल। तो अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं वो कम हो सकते हैं। एक और नौजवानों में जो होता है कि लाइफस्टाइल चेंजेस ज़्यादा है, कभी कभी टोबैको के कारण से हो सकते हैं, अल्कोहल के कारण, इंक्रीज्ड अल्कोहल कंजम्पशन, और एक बड़ा चीज़ जो है कि पेशेंट्स के जो देखते हैं अभी यंगर एज ग्रुप, ओबिसिटी एक फैक्टर हो रहे हैं।
सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज हो तो कम कर रहे हैं, वेट भी ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा है आर्टिफिशियल लाइट। आजकल जितना भी आर्टिफिशियल लाइट आदमी एक्सपोज होते हैं, स्ट्रीट्स में जो होता है, एलसीडी टीवीज जो होते हैं, स्मार्ट टीवीज, टैब्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन से, ये सब अलग अलग कारण होते हैं। तो मल्टीफैक्टोरियल रीज़न हो सकते हैं जे कारण से ये हो रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? तो दो कारण है। अगर पुरुष के बात हम करते हैं तो लंग कैंसर मोस्ट कॉमनली टोबैको स्मोकिंग के कारण से हो रहे हैं। अभी जैसे हम देखते हैं नॉन स्मोकर में भी जो स्मोक नहीं करते हैं उनका भी लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है। एक तो बोलते हैं प्राइमरी स्मोक जो होता है, जो स्मोक करते हैं वो खुद से टोबैको, वो सिगरेट स्मोक इनहेल करते हैं। दूसरा जो होता है सेकेंडरी स्मोक, पैसिव स्मोकर जो पास में रहते हैं, उनका भी अफेक्ट हो जाता है। अगर हम बोलते हैं एक स्मोकिंग में रफली एक सिगरेट में हो सकते हैं 200, तकरीबन 200 केमिकल रहते हैं, उसमें से नियरली 40 होते हैं कार्सिनोजेनिक। जी, कार्सिनोजेनिक माने जिससे कैंसर हो सकता है, तो उसी के कारण से एक हो सकता है। सेकंड है ऑक्यूपेशन से, जो स्पेशली जो एस्बेस्टॉस में काम करते हैं, जूट में काम करते हैं, उससे भी इनहेलेशन से एयर पोल्यूशन भी होते हैं। ये सब कारण से लंग कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर लेडीज़ के बारे में बात करेंगे, महिला के बारे में क्यों ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली अगर हम देखते हैं वो लाइफस्टाइल के कारण होता है। जितना हम वेस्टर्न लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, वेस्टर्न लाइफस्टाइल, थोड़ा सेडेंट्री हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओबिसिटी, फास्ट फूड्स जो खाते हैं, ये पिज़्ज़ा, बर्गर, हाई कैलोरी फूड्स, ये कारण से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। अवश्य थोड़ा परसेंटेज है, 5 to 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ किस तरह के कैंसर हो रहे हैं? अगर वैसे हम देखते हैं पुरुष में मैक्सिमम जो होते हैं अभी, जो हम बोलते हैं ओरल हेड एंड नेक कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो हम बोलते हैं, जो मुंह का जो होता है ओरल कैविटी, ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स का, ये मैक्सिमम कारण हो जाता है स्मोकिंग एंड टोबैको। जो टोबैको खाते हैं, खैनी, गुटखा, ये सब इसके वजह से होता है। और सेकंड मैक्सिमम जो होता है लंग कैंसर। इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस पहले से बढ़ रहा है। आगे हम बोलते थे कि प्रोस्टेट कैंसर था डिजीज ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, डेवलप्ड वर्ल्ड। पुरुषों में हो रहा है प्रोस्टेट कैंसर? पुरुषों में जो प्रोस्टेट कैंसर डेवलप्ड वर्ल्ड का बीमारी था, बट अभी हम देख रहे हैं कि इधर भी प्रोस्टेट का इंसिडेंस बढ़ रहा है। और महिला में बोला कॉमनेस्ट अभी ब्रेस्ट कैंसर ही है। पहले जो हम बोलते थे यूट्रस का सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा होता था, बट सर्वाइकल कैंसर अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा नीचे रहता है, हाइजीन कम रहता है, उस जगह में ज़्यादा होता था। पर जैसे भी डेवलप हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस डेफिनेटली ज़्यादा हो रहा है। और थोड़ा ओवेरियन कैंसर भी, ओवेरियन कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। और एक है एंडोमेट्रियल कैंसर, जो हायर लाइफस्टाइल, वेट गेन, और पहले जो होता था मैक्सिमम हम देखते थे ब्रेस्ट कैंसर में 20-30 साल पहले सब औरतों का होगा 3-4 संतान होते थे। अभी क्या करते हैं, महिला देरी से शादी कर लेते हैं, डिलेड मैरिज, डिलेड ओल्डर एज एट फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। तब क्या होता है कि ईस्ट्रोजन एक्सप्रेशन भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ईस्ट्रोजन एक्सप्रेशन ही ब्रेस्ट कैंसर का एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। तो जितना देरी से शादी करते हैं, जितना देरी से फर्स्ट चाइल्ड होता है, ईस्ट्रोजन एक्सप्रेशन उतना ज़्यादा भी होता है। पर्टिकुलर कोई एज है कैंसर होने दी? कैंसर का अगर वैसे देखते हैं डिफरेंट कैंसर्स हैं, कई कैंसर के स्पेसिफिक एज ग्रुप्स रहते हैं। मैक्सिमम जितना हम बोलते हैं, अलग एक ग्रुप है जो हम बोलते हैं
पीडियाट्रिक या चाइल्डहुड कैंसर्स जो बच्चे में हो जाते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा, विल्म्स ट्यूमर, ये अलग से होते हैं। बट मैक्सिमम कैंसर्स जो होते थे, जितना उम्र बढ़ जाता था कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता है, स्पेशली प्रोस्टेट का, ये सब कोलन का, उम्र बढ़ने से कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा होता था। बट अभी जो हम देख रहे हैं बहुत सारे कैंसर्स 50 इयर्स के कम उम्र में हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं यंगर पेशेंट्स। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ? तो कैंसर का कुछ साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं जिसको हमको केयरफुली नोट करना पड़ता है। तो बहुत साइंस है, कभी कभी बोलते हैं कि बाउल ब्लैडर हैबिट्स, बाउल एंड ब्लैडर, बाथरूम जाने का हैबिट्स होते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन होता है या डायरिया होता है, इसको नोट करना है कि क्यों हो रहा है, अगर ब्लीडिंग भी होता है। दूसरा है कि वो जो लंप और थिकनिंग जो होते हैं ब्रेस्ट में, ब्रेस्ट लंप, उसको आगे से चेक करना पड़ता है, नहीं तो ब्लीडिंग भी हो सकता है, डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। उसके बाद किसी को खाने में तकलीफ होता है, निगलने में तकलीफ होता है, उसको इग्नोर नहीं करना, पहले डॉक्टर से मिलना है। स्किन में जो थोड़े वॉट्स रहते हैं ना, मोल वॉट्स, हट देखेंगे कि सडनली वो बड़ा होने लगा, तो उसको डेफिनेटली चेक करना है। काशी होने, कॉफ भी हो सकता है, वेट लॉस भी हो सकता है। देखते हैं कि पहले मैं ठीक से काम कर रहा था, अभी कुछ करने से मुझे थकान लग रहा है, वीकनेस लग रहा है, वेट लॉस हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये सबको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। तो वेरी ऑफन जो होता है कि लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कुछ नहीं है। स्पेशली ये क्यों हो रहा है यंगर एज ग्रुप में। ओल्डर एज ग्रुप जब तकलीफ होता है डॉक्टर के पास जाते हैं, पर नौजवान क्या होते हैं, सोचते हैं मेरा तो 20-30 साल का है, ये तो कुछ ऐसा ही होगा, कैंसर नहीं होगा। तो जब जाते हैं तब देखते हैं कि स्टेज बढ़ गया है। बट अर्ली स्टेज में जाने से डेफिनेटली ट्रीटमेंट ऑप्शंस अच्छे रहते हैं, क्योर रेट्स भी अच्छा होते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਥਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ। कैंसर का अगर हम बोलते हैं, कैंसर का बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। एक है विल्म्स ट्यूमर जिसमें स्टेज 5 है, बाकी सब कैंसर्स में 4 स्टेजेस रहते हैं। तो जितना अर्ली आते हैं उतना अर्ली हम पकड़ सकते हैं कैंसर को। तो अर्ली स्टेज, स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, डेफिनेटली ट्रीटमेंट आउटकम बहुत अच्छा रहता है। एग्जाम्पल अगर हम ब्रेस्ट कैंसर का लेते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 का भी हम लेंगे तो 90% के ऊपर सर्वाइवल रहते हैं, जो हम बोलते हैं 5 ईयर डिजीज फ्री सर्वाइवल। माने जब से कैंसर डायग्नोस करके हमने ट्रीटमेंट इलाज स्टार्ट किया है, उसको ख़त्म करने से 5 साल तक पेशेंट का कोई कैंसर का बीमारी का साइन नहीं है। तो हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जब पेशेंट 5 इयर्स पार करते हैं, दोबारा वो कैंसर होने का चांस बहुत कम रहता है। और ट्रीटमेंट तो बहुत कुछ है, अगर हम बोल रहे हैं तो सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, बहुत नए ट्रीटमेंट्स आ रहे हैं जो टारगेटेड ट्रीटमेंट्स हैं, उससे सर्वाइवल आउटकम्स बेटर होते हैं। बट फिर भी हम बोलेंगे कि अगर स्टेज 4 होता है, स्टेज 4 तो मैंने कैंसर पूरा शरीर में स्प्रेड हो गया, इधर लंग्स में, लिवर में, बोन में, ब्रेन में, तब तो पूरी क्योर करना थोड़ा कठिन होता है। तो हम पेशेंट्स को इनकरेज करेंगे, पहले जब कोई साइन सिम्टम होता है जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट करो। और कुछ कैंसर्स वैसे होते हैं जिनका स्क्रीनिंग भी होता है। स्क्रीनिंग में 5 कैंसर है। एक तो अगर हम बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड है सर्विक्स कैंसर, देन लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर। ये 5 कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जो हम करके हम पकड़ सकते हैं पहले अर्ली स्टेज में। तो यूजुअली जिनका भी 40 इयर्स, 40 साल के ऊपर उम्र है, हम उनको रेकमेंड करते हैं पहले से कैंसर स्क्रीनिंग भी करने के लिए।
ਕਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? सो नॉर्मली हम जो सोचते हैं कि जिनका उम्र कम रहता है, हम सोचते हैं कि उनका तो और कोई तकलीफ नहीं होते, माने जिनका बोलो 50-60 इयर्स के ऊपर होते हैं, उनका हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यंग पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। तो वैसे हमको सोचना है कि जो जिनका उम्र कम है, उनको ट्रीटमेंट करने से ट्रीटमेंट आउटकम ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट कोई कारण से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। और मेन रीज़न जो हम देख रहे हैं कि जिनका कम उम्र का कैंसर है, वो कैंसर थोड़ा एग्रेसिव होता है। तो कैंसर खूब जल्दी से स्प्रेड होता है, खूब जल्दी से प्रोग्रेस होता है। उसीलिए यंगर एज ग्रुप को हम स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल करने के लिए, चेक करने के लिए। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੱਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੁੱਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो नॉर्मली जो करते थे 20-30 साल के पहले ट्रीटमेंट मैक्सिमम कीमोथेरेपी होता था। तो कीमोथेरेपी जैसे आपने बोला कि साइड इफेक्ट हो, हेयर लॉस होता है, वीकनेस भी होता है, उल्टी भी होता है, खाने का इच्छा भी नहीं रहता है। तो ये कारण से बहुत लोग कीमोथेरेपी से डरते थे। कीमोथेरेपी भी बहुत चेंज हो चुका है। आगे जो कीमोथेरेपी हम यूज़ करते थे इनिशियली, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। एक दूसरी अभी जो कीमोथेरेपी यूज़ करेंगे, कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उसको कंट्रोल करने की दवाई भी हमारे पास आ गए हैं। कभी कभी हाथ पाँव में जलन होता है, वेट लॉस कम होता है, वॉमिटिंग भी होता है, उसको कंट्रोल करने के जो सपोर्टिव मेडिकेशन है, सो मेडिकेशन बहुत कुछ आ गए हैं अभी। उसके सिवा टारगेटेड थेरेपी भी होता है। जो कैंसर सेल जो होते हैं, एक सेल जब डिवाइड होता है, देर इज़ अ कंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल। बट कैंसर में जो होता है, कोई जेनेटिक म्यूटेशन के कारण से एक अनकंट्रोल डिवीजन होता है सेल्स का, उसी के वजह से कैंसर हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी जो निकला है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी जो करता है, सेल के अंदर जो ग्रोथ होता है, सिग्नलिंग पाथवेज जो रहते हैं, वो सेलेक्टिवली वो सिग्नलिंग पाथवे के ऊपर टारगेट करके अटैक करता है। तो उसी के वजह से सेल डिवीजन भी बंद होता है। अभी मैंने इसने क्यों बोला था कि कीमोथेरेपी जब देते हैं, कीमोथेरेपी को पता नहीं रहता है कौन सा टारगेट कीमोथेरेपी कैंसर सेल है, कौन नॉर्मल सेल है। कीमोथेरेपी हर सेल के ऊपर इफेक्ट करता है, जिसके वजह से साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिकली ट्यूमर सेल के ऊपर एक्ट करता है। और एक ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एक अभी अगर बोलेंगे वैक्सीनेशन के दो चीज़ है। एक तो बोलते हैं कैंसर वैक्सीन, दूसरा जो बोलते हैं कैंसर प्रिवेंट करने का जो वैक्सीन रहते हैं। अगर कैंसर वैक्सीन एक है, एक तो है प्रोस्टेट कैंसर का सिपुलुसिल जो डेंड्रिटिक वैक्सीन है, तो उसको देने से कैंसर का बोलते हैं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। बट अभी तक जितना लिटरेचर एविडेंस आया है, मे बी अराउंड 4 months इंक्रीज सर्वाइवल, उतना ज़्यादा नहीं है। बट वैसे बाकी जो कैंसर देखते हैं कॉमनली जो होते हैं इन्फेक्शन से, जो स्पेशली पंजाब में होते हैं, हम देखते हैं हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। जिनका हेपेटाइटिस होता है उनका हेपेटोसेलुलर कैंसर जो लीवर का अफेक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस ग्रुप में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लेना ज़रूरी है। जितना कवरेज होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, वैक्सीन लेने से कवर होता है। दूसरा है जो महिला में जो बोलते हैं सर्विक्स, कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स, उसके लिए क्यों होता है, वायरस होता है जो हम बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में जो होता है, उसके कारण से कैंसर हो सकता है।
ये नहीं है कि जिसका हेपेटाइटिस बी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी इन्फेक्शन है उनका कैंसर होगा, ये नहीं है। बट जितना भी कैंसर होते हैं ऑलमोस्ट 90% सर्वाइकल कैंसर्स एचपीवी इन्फेक्शन के कारण से होते हैं। तो उसके लिए तो वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। रिकमेंडेशन अभी है कि लड़कियां का जो है 9 साल से 14 साल तक, 9 साल से 14 साल के अंदर एचपीवी वैक्सीन लेना है, 2 डोज लेना है। फर्स्ट डोज लेना है, उसके 6 से 12 महीने के अंदर सेकंड डोज लेना पड़ता है। और जो 14 साल के बाद, अगर हम बोला 15 साल से 27 साल, 15 टू 27 एज ग्रुप में, उनका एक रिकमेंडेशन है, अभी रिकमेंडेशन है 3 डोज वैक्सीन देने के लिए। फर्स्ट एक दे देंगे, उसके 2 महीने के बाद एक दे देंगे, उसके बाद 6 महीने के बाद 3 डोज देने से एचपीवी प्रोटेक्शन मिलता है। और नॉर्मली 27 के बाद में उतना इफेक्टिवनेस नहीं रहता है, बिकॉज लेडीज तो तब तक एचपीवी इन्फेक्शन पे एक्सपोज्ड हो जाते हैं, शादी हो जाते हैं, एक्सपोजर भी हो जाते हैं। बट फिर भी हम बोलते हैं 27 टू 45, अगर आप सोचते हो कि रिस्क है, मैं लेना चाहते हूँ, आप अपनी ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करो, कंसल्ट करो, कर सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? बेसिकली जो होते हैं इसको कैंसर का बहुत कारण होते हैं। एक तो है हम बोलते हैं जेनेटिक कारण होते हैं, सेकंड जो हम बोलते हैं एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं। एनवायरमेंटल जो होता है कि पोल्यूशन के वजह से हो सकता है, वाटर से, एयर पोल्यूशन, केमिकल से, एस्बेस्टोस से, डाइज जो यूज़ करते हैं, जो पेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, इससे तो कैंसर हो सकता है। तो हम ठीक से बोल नहीं सकते कौन सा से हो सकता है, बट बहुत कारण होते हैं। कार्सिनोजेंस, एयर पोल्यूशन के वजह से, वाटर पोल्यूशन। तो अभी इंडस्ट्री जो यूज करते हैं उनका जो एफ्लुएंस निकलते हैं, इफ्लुएंस निकलते हैं पानी में, कौन सा निकलता है कौन सा निकलता है नहीं है, जब तक एक रेगुलेशन नहीं होता है, हम चेक नहीं करते हैं, हम बोल नहीं सकेंगे। और वो जो निकलता है एफ्लुएंस, अगर वो ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है, तब कैंसर का चांसेस डाइट का ये ज़्यादा हो सकता है। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ? तो कैंसर एक्चुअली अगर बोलते हैं एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है जीन में, तो वो म्यूटेशन से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। ट्रीटमेंट करने से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ जो होता है, ट्यूमर का जो माइक्रो एनवायरनमेंट रहता है, कई कई बार हम देखते हैं ट्रीटमेंट करने के बाद भी कैंसर पूरा हमको कुछ नहीं मिलता। अगर एक एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, दिखता है कि कुछ नहीं है, बट फिर भी अंदर सेल्स हो सकता है जिसको हम पिक नहीं करते हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ के दोबारा आ सकते हैं। और एक चीज़ है जो बोलते हैं हेरिडिटरी कैंसर्स, या बोलते हैं फील्ड कैंसराइजेशन, जो स्मोक करते हैं, हो सकता है एक जगह में कैंसर हुआ था, फिर देखे 3, 4, 5, 6 साल के बाद में दोबारा और एक कैंसर भी आ गया। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ होवे? कैंसर वैसे बहुत पेशेंट्स देख चुका हूँ, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन भी पार किया है। मुझे याद है पहले में भी 2011 ने 2012 साल में एक पेशेंट देखा था, उनका नाम ही नहीं याद आ रहा है। वो एक CISF के ऑफिसर थे, पंजाबी थे। तो उनको मैंने देखा था दूसरे हॉस्पिटल में, तब उनका लंग कैंसर स्टेज 4 हुआ था। तो उस टाइम एक नया दवाई निकला था, पेमीट्रेक्सेड, एलाई लिली कंपनी का। तो वो पहले हमने उन पे यूज़ किया था कि ये काम कर सकता है। तब उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये देने से पेशेंट कितने दिन बचेंगे। तो हमने बोला था वैसा लिटरेचर जो है लंग कैंसर का, ये देने से हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने पेशेंट ठीक रहेगा। उसके बाद उनसे बहुत दिन मेरा बात हुआ, नियरली 6.5-7 साल। वो पेशेंट का लड़का फ़ोन करता है कि सर अभी भी पिताजी अच्छा है, अभी भी चल रहे हैं।
तो हमने जो सोचा था 3-4 महीने बचेंगे, 7 साल तक मुझे खबर मिला कि उन अच्छे हैं। और अभी भी नया जो निकला है एक है पेम्ब्रोलिजुमैब, जो इम्यूनोथेरेपी हम बोलते हैं। इसे हम क्या करते हैं, बेसिकली इम्यून सिस्टम वो कैंसर सेल को टारगेट करते हैं, जो कैंसर सेल शरीर में रहते हैं। शरीर तो लगता है कि ये हमारा ही सेल है, तो उसको टारगेट नहीं करेगा। जब वो आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज अ कैंसर सेल, उसको टारगेट करेंगे। तो उसके लिए एक पेशेंट था रिसेंटली, दूसरे देश में मैंने देखा था, उनका नेशनल बैंक का डायरेक्टर था, तो उनका भी लंग कैंसर था। उनको वो टैब इंजेक्शन दे दिया, प्राय में भी 2.5 years, अभी भी अच्छे हैं। और दूसरा चीज जो है कि कैंसर का जितना भी नया ट्रीटमेंट आ रहे हैं, अगर हम एक पेशेंट को पकड़ के रख सकते हैं, हम अभी हम बोल रहे हैं कि इस पेशेंट हो सकता है 2 साल 3 साल बचेगा, बट हमको पता नहीं है कि वो 2-3 साल में नया कोई ट्रीटमेंट निकलेगा कि नहीं, जिससे वो पेशेंट और 5-10 साल भी बचेगा। तो उसको भी हमको कोशिश करना है कि पेशेंट को जितना दिन हम पकड़ के रख सकते हैं उतना दिन हमको पकड़ के रखना है। वैसे इसके बाद नया भी कोई डिस्कवरी होगा, नया कोई ट्रीटमेंट निकलेगा। लंग कैंसर का पेशेंट पहले देखते 3 महीने 6 महीने, अभी वो पेशेंट 5 साल 10 साल 8 साल भी जा रहे हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ? स्ट्रेस का अगर बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कि पहले जो थे उनका स्ट्रेस नहीं था। सबका तो स्ट्रेस था। 50 साल पहले जो आदमी रहते थे उनका भी स्ट्रेस रहता है। अभी तो हम बोलते हैं घर से ऑर्डर करो, ऑनलाइन खाना मिलता है, पहले उनको बाहर जाके खरीदना था, उनका भी स्ट्रेस रहता था। बट वैसे बोलने से स्ट्रेस से भी थोड़ा बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं। स्ट्रेस से कॉर्टिसोल सेक्रीशन भी ज़्यादा होते हैं, कॉर्टिसोल सेक्रीशन ज़्यादा होने से वेट गेन भी होते हैं, नींद भी कम होते हैं। नींद से क्या होता है, एक हार्मोन रहता है जो मेलेटोनिन, जिससे आदमी का नींद होता है। मेलेटोनिन एक्चुअली इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कैंसर। तो जब हम बैठते हैं, स्ट्रेस होता है, नींद भी कम होता है, मेलेटोनिन सेक्रेशन भी कम रहता है, तो उसके वजह से भी कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ जो ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼। शेफाली का ये है। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਹੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? इनका बेसिकली जो होता है कि अभी तो दिस इज अ न्यू फील्ड, हमको तो उतना पता नहीं है। ये पूरा एंटी एजिंग जो होता है, ये मार्केट पूरा रेगुलेटेड मार्केट नहीं है। कौन सा दे रहे हैं कौन सा नहीं दे रहे हैं, इसका भी थोड़ा ट्रायल्स रहना है। आगे जो रहता है ना, फेज 1 फेज 2 फेज 3 ट्रायल्स करना है, उसके बाद ड्रग मार्केट में निकलेगा। फिर उसका एक ड्रग नया लाने से 3 साल 5 साल 10 साल देखना पड़ेगा कि इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, पेशेंट पे और कोई साइड इफेक्ट होता है कि नहीं, ये सब करके करना है। अभी क्या होता है कि ज़्यादा ये निकलते हैं, एडवर्टाइजिंग होता है, लोग जन देखते हैं कि ये अच्छा रहेगा, चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बट इसका साइड इफेक्ट किसी को उतना पता नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तो सब समय हम बोलेंगे कि अगर कुछ आता है प्लीज़ काउंसिल करो, अपने डॉक्टर से बात करो, चेक करो, उसके बाद स्टार्ट कर देना। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? जैसे हमारा जो देखते हैं, मैक्सिमम मैं तो करता हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, उसके साथ में कीमोथेरेपी भी करता हूँ। तो ट्यूमर्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स एंड हीमेटोलॉजी, जो ब्लड का कैंसर होते हैं। तो ब्लड का कैंसर अलग से होते हैं, हीमेटोलॉजी सॉलिड ट्यूमर्स हम देखते हैं। तो बेसिकली मैक्सिमम पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, वो इधर कैंसर डायग्नोस हो चुके हैं या बाहर से कुछ ऑपरेशन किया है या बायोप्सी किया है। वो बायोप्सी लेके हमारे पास आते हैं। उसके बाद हमको स्टेज करना पड़ता है कि कैंसर कौन स्टेज में है, क्या ट्रीटमेंट होगा। और एक एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग रहता है। अर्ली स्टेज का अगर होगा तो सर्जरी होता है, उसके बाद रेडिएशन होता है, और अगर स्प्रेड होते स्टेज 4 में होगा तब कीमोथेरेपी रेडिएशन कॉम्बिनेशन रहता है। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਹੈਲਦੀ ਰਹੇ, ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ?
तो जैसे मैंने पहले बोला था, नियरली 40% ऑफ कैंसर्स आर ड्यू टू लाइफस्टाइल। इसको ज़रूर हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पहले जो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, दूसरा जो होगा वो स्क्रीनिंग का है। तो मैंने जो बोला था पहले, कैंसर का जो वार्निंग साइंस रहते हैं आपका, अगर उसमें डाउट रहता है प्लीज़ वेट मत कर लीजिए, डायरेक्टली अपना ऑन्कोलॉजिस्ट से बात कर लीजिए, चेक करो, जो टेस्ट करना है टेस्ट करवा लीजिए। और बाहर का जो डॉक्टर्स भी रहते हैं, जो जीपीज रहते हैं, उनको भी सोचना है कि अगर पेशेंट का उम्र भी कम होगा फिर भी ये कैंसर हो सकता है, मुझे निगलेक्ट नहीं करना है। और आदमी को जो चेंजेस करना है, एक तो मैंने बोला डेफिनेटली लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ईटिंग, चूइंग टोबैको, टोबैको कंजम्पशन तो एक रिस्क है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, इसको अवॉइड करना है। डाइट, डाइट में जो होता है रेड मीट, जो हम बोलते हैं ना, मटन का, ये सब ज़्यादा खाते हैं, उससे भी कैंसर, कोलोरेक्टल, स्टमक का कैंसर हो सकता है। वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, सब्जी खाना है, फल खाना है, फ्रूट्स खाना है, पानी ज़्यादा पीना है, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज भी करना होता है कि फिक्स्ड इतने घंटे करना है ऐसा नहीं है, बट मिनिमम हफ्ते में 3-4 दिन एक्सरसाइज करने से बेटर रहता है। ओबिसिटी, वेट लॉस, वेट रिडक्शन, वेट मेंटेन करना है, और थोड़ा सनलाइट एक्सपोजर भी रखना है। और लड़कियां जो है, जो 9 to 14 एज ग्रुप में है, डेफिनेटली एचपीवी वैक्सीनेशन भी करना है। इधर पंजाब में जिनका है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, हम एडवाइस करेंगे सभी को करने के लिए। ये मेन चीज़ है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ है जो क्लियर नहीं है अभी, मोबाइल फ़ोन यूसेज। कभी कभी हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन बहुत समय यूज़ करने से ब्रेन का भी थोड़ा ट्यूमर्स आ सकते हैं, तो हम रेकमेंड करते हैं अगर आपको बहुत समय फ़ोन में बात करना है तो एक ब्लूटूथ या हैंड्स फ्री यूज़ करो, फ़ोन को कान के पास बहुत समय नहीं पकड़ने के लिए। यही मेन ऑप्शंस है कंट्रोल करने के लिए। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ।